नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। 11 नए भुगतान बैंकों को आरबीआई की मंजूरी। डाक विभाग भी खोलेगा अपना बैंक। एटीएम कार्ड करेंगे जारी, पर कर्ज पर पाबंदी। आठवीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने की सिफारिश। सलाहकार समिति की बैठक में 19 राज्य सहमत। 10वीं बोर्ड को अनिवार्य करने की मांग। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 7 जिलों में 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित। पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। एससी और एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति होगी रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर फैसला। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से। कोलंबो में होगा टीम इंडिया पर जीत का दबाव। कुमार संगकारा का आखिरी मैच। बुलेटिन की शुरुआत आरबीआई के एक फैसले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। देश में 11 नए भुगतान बैंक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। रिजर्व बैंक ने 11 कंपनियों को इसकी मंजूरी दे दी है। इनमें डाक विभाग के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, वोडाफोन, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। डाक विभाग को मंजूरी मिलने से 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर बैंकों की तरह काम कर सकेंगे। इससे गांव तक बैंकों की पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल ये मंजूरी 18 महीने के लिए होगी। इन महीनों में आरबीआई ये देखेगा कि बैंकों ने उसके नियमों का कितना पालन किया है। इसके बाद मंजूरी आगे बढ़ाने पर फैसला होगा। 41 कंपनियों ने पेमेंट बैंक के लिए आवेदन किया था। पेमेंट बैंक ग्राहकों से पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कर्ज नहीं दे सकते हैं। वो एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा पैसा आएगा। तो बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से आया है। 11 पेमेंट बैंकों की अर्जियों को आरबीआई ने मंजूर कर लिया है। आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के डिमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नति पाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के डिमोशन पर लगी रोक हटा ली है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण संगठन और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश तिवारी और जस्टिस मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने डिमोशन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करके 31 जुलाई को डिमोशन पर लगाई रोक हटाने की मांग की। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से डिमोशन के फैसले को सही बताते हुए कहा गया कि यह निर्णय काफी विचार विमर्श और अध्ययन के बाद लिया गया है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कैब ने 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने की सिफारिश की है। बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा बहाल करने की बात भी कही है। कल कैब की बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राज्यों के साथ नई शिक्षा नीति पर विचार शुरू हो चुका है। 1 से 8वीं तक के छात्रों को फेल किया जाए या नहीं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कैब की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में इस मसले पर 2.5 साल पहले बनी समिति की रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 19 राज्यों के शिक्षा मंत्री ने नो डिटेंशन यानी फेल नहीं करने की नीति खत्म करने का सुझाव दिया। अब इस पर 1 महीने में फैसला होने की संभावना है। 19 राज्यों के मंत्रियों का अपना ये अनुभव था कि इसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि राज्यों से हम लिखित में उनकी राय मांगे, और यही हमने आज केब के सामने निवेदन किया और केब ने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा। बैठक में 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकतर राज्यों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा वापस शुरू करने का सुझाव दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि फैसले से पहले किसी तरह की राय बनाने से छात्रों को नुकसान होगा। कि इस विषय को लेकर हम कोई भी प्रिजम्पटिव टॉक शुरू ना करें,
क्योंकि इससे छात्र पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब एक निर्णायक भूमिका हम लेकर आदेश शुरू देने की तैयारी में होंगे, तब मुझे लगता है इस पे आप स्पष्ट कोई वाक्य कहें, तब मैं अपने आप आपको एक स्टेटमेंट दूंगी। बैठक में तय हुआ कि दिसंबर तक नई शिक्षा नीति पर पहली मसौदा रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। छात्रों के बस्ते का बोझ, आरटीई का दायरा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को स्कूलों से जोड़ने पर समिति भी बनाई गई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के कई शीर्ष संस्थानों के 30 जाने माने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनसे कृषि, सौर ऊर्जा और गंगा नदी को स्वच्छ बनाने जैसे क्षेत्रों में और आधुनिक तरीके से काम करने पर जोर देने की बात कही है। सौर ऊर्जा को भारत की ऊर्जा समस्या का वैकल्पिक समाधान करार देते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से बेहतर सक्षम उपकरण विकसित करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। गंगा समेत दूसरी नदियों को साफ करने के काम को वैज्ञानिक परियोजना बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नया तरीके इजाद करना भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बुधवार को पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर सेक्टर में गोले दागे और गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान अब तक 50 बार और इस साल 245 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने भारत पर ही संघर्ष विराम उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने कल हफ्ते में दूसरी बार भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब करके इस मामले में विरोध दर्ज कराया। इससे पहले पाकिस्तान ने सोमवार को भी जेपी सिंह को तलब करके कथित संघर्ष विराम उल्लंघन पर विरोध दर्ज कराया था। भारत ने भी 16 अगस्त को पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके पाकिस्तानी गोलीबारी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से जारी है। कल दोपहर भी पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, गोलीबारी की गई। दोपहर 1:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। अब तक अगस्त की अगर सिर्फ बात करें तो 50 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और इस पूरे साल में 245 से ज्यादा बार संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान उल्टा भारत पर ही संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने कल हफ्ते में दूसरी बार भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया और इस मामले में विरोध दर्ज कराया। इससे पहले सोमवार को भी पाकिस्तान ने जेपी सिंह को तलब किया था और उल्टा भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने भी 16 अगस्त को पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके पाकिस्तानी गोलीबारी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों के सम्मेलन में पहुंचे अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। FIPIC के भारत और 14 प्रशांत द्वीप समूह देश फिजी, कुक द्वीप समूह, किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, तुआलू और वानउतु इसके सदस्य हैं। आगे की खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत होगी। हालांकि भारत इसे उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। 23 अगस्त को दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में बातचीत करेंगे। NSA स्तर की बातचीत की पुष्टि करने के ठीक 4 दिन बाद पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने दिल्ली में हुर्रियत नेताओं को मिलने और बातचीत का न्योता दे दिया। बीते साल अगस्त में इस कदम के बाद भारत ने सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी।
हालांकि पाकिस्तान के इस कदम से साफ है कि बीते साल की घटना को वो महत्व नहीं दे रहा है। Last year we witnessed that government cancelled foreign secretary level talks because of these involvement of Hurriyat. So if this time Pakistan is playing again this tactics, I think this is completely a provocation and Pakistan on its part is not willing to carry on this talk forward. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा भी बातचीत को रद्द करने के पक्ष में हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान लगातार भारत को प्रोवोक कर रहा है। इन सब बातों को देखते हुए अगर इस मौके पर भी हम कहें कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तो इसमें कोई हर्ज मेरे विचार से नहीं है। लेकिन भारत अपनी तरफ से बातचीत को रद्द नहीं करना चाहता। इस बार बातचीत के केंद्र में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ उस समय भी रद्द नहीं करनी थी बातचीत और इस समय भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी जो है सेपरेटिस्ट जो है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से मुलाकात उनकी हुई है। इधर विपक्ष ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर ही सवाल खड़े किए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की जो बातचीत है इसको तुरंत रद्द करने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ कड़ा रवैया अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को और चर्चाएं जो भी चल रही है औपचारिक तरीके से, वो किस तरीके से आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या भारत का कौन से नए शर्त है या आधार है, इसके बारे में कोई जानकारी सरकार के अलावा और किसी को नहीं है। ऊफा में जब दोनों देशों के विदेश सचिवों के बयान जारी हुए थे तो उसमें बातचीत की शुरुआत आतंकवाद और सुरक्षा के मसले से होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे दिन से ही सुरक्षा को खतरा पहुंचाना शुरू कर दिया। सरकार की नीति संभवतः यह लगती है कि आतंक के माहौल में तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवाद पर बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि हुर्रियत नेता सरताज अजीज से मिल भी पाते हैं या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर विधेयकों को मंजूरी के मामले में राज्यसभा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कानून पारित करने के मामले में चुनी हुई सरकार के मुकाबले अप्रत्यक्ष सदन की भूमिका पर भी बहस की जरूरत बताई है। लेकिन कांग्रेस ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए ऐसी कोशिशों को संवैधानिक परंपरा के खिलाफ बताया है। In a democracy, to what extent can an indirectly elected house obstruct the decisions of a directly elected house? वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बयान ऐसे समय आया है जब मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा से कई बिलों को पारित कराने की सरकार की कोशिशें नाकाम रही। मंगलवार को मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कानून पारित करने के मामले में राज्यसभा की भूमिका पर फिर बहस की जरूरत बताई। Time has come for us to find out the constitutional or at least as a matter of precedent, a conventional answer to this problem. Otherwise, a large number of steps which are extremely important would get struck. मॉनसून सत्र के दौरान जीएसटी जैसे विधेयक कांग्रेस के तीखे विरोध के चलते अटक गए थे, लेकिन कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान पर न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया जताई है बल्कि उनसे माफी की भी मांग की है। कांग्रेस ने राज्यसभा की भूमिका पर नई परिभाषा गढ़ने की किसी भी कोशिश का तीखा विरोध किया है। He is a leader of the Rajya Sabha and he should retract this statement and apologize. We will not under any circumstances allow any redefining of the Constitution and of the Parliament of India. हालांकि संवैधानिक जानकारों के मुताबिक ऊपरी सदन में बिलों के अटकने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए सरकार के पास कई वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं। अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका बताता है, वो है अगर राज्यसभा कोई बिल रिजेक्ट करता है या कोई अमेंडमेंट रिजेक्ट करता है तो जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस के जॉइंट सिटिंग हो और उसमें पास हो जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये तो रास्ता खुला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3 महीने पहले बजट सत्र के ठीक बाद भी राज्यसभा की भूमिका का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया था। फिलहाल ये नोटिस समिति के पास लंबित है। रविंद्र शौरान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू यादव ने बिहार को दिए विशेष पैकेज पर सवाल उठाते हुए जनता से अपील की है कि वो केंद्र के वादों पर भरोसा ना करें।
बीजेपी ने विशेष पैकेज पर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राज्य सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का कुछ इस तरह से जवाब दिया। पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार को दिए गए विशेष पैकेज को हवा हवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज में कुछ भी नया नहीं है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना लालू यादव के हमले का बीजेपी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पैकेज देकर विकास का विश्वास दिलाया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब से लालू यादव नीतीश कुमार के साथ आए हैं, तब से बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। स्पष्ट बात मैं कहूंगा, लालू जी के साथ नीतीश कुमार जी हैं, राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार जी हैं, सोनिया गांधी के साथ नीतीश कुमार जी हैं, जिनकी चिंता बिहार के विकास की कमी नहीं रही। क्या भ्रष्टाचार हुआ है देश जानता है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी हमले तेज हो रहे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के कामों और वादों को जुमला बताकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ऐसे में जनता जनार्दन का निर्णय क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर सरकार और आंदोलनकारियों में इनर लाइन परमिट सिस्टम के मसौदे विधेयक पर सहमति बन गई है। आंदोलनकारियों की समिति के संयोजक के रतन के मुताबिक सरकार स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़ी 5 अहम मांग बिल में शामिल की जाएंगी। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच कल मणिपुर में वार्ता हुई। बातचीत में मुख्यमंत्री ओकरामी बोबी सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनर लाइन विशेष तरह का परमिट है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में जाने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे देखिए, 27 अगस्त को प्रक्षेपित किया जाएगा नया संचार उपग्रह GSAT-6। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यापम घोटाले से जुड़ी अहम खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले मामले में 10 और एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर कांस्टेबल भर्ती और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 और कई प्री मेडिकल परीक्षाओं के सिलसिले में दर्ज की गई हैं। अब तक सीबीआई व्यापम घोटाले में 88 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इन मामलों में 245 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अब सभी परीक्षाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रमुख राजन कटोच को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया है। साथ ही अगले 3 महीनों या अगले नियमित प्रमुख की नियुक्ति तक प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक करनैल सिंह को ईडी प्रमुख की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटोच का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2015 तक था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनसे ईडी निदेशक का प्रभार वापस ले लिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से बुधवार रात जारी आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने करनैल सिंह को 3 महीने के लिए पद का अतिरिक्त भार सौंपने को मंजूरी दे दी है। गुजरात के निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के पीछे सरकार ने बिना बताए गैर हाजिर रहने को आधार बताया है।
सरकार ने कहा कि संजीव भट्ट की पोस्टिंग जूनागढ़ में की गई थी, लेकिन काफी वक्त बीतने के बावजूद उन्होंने जूनागढ़ में ज्वाइनिंग नहीं की और अहमदाबाद में ही रहे। यहां तक कि भट्ट ने अहमदाबाद में रहते हुए सरकारी गाड़ी और पुलिस कमांडो का इस्तेमाल किया। उन्हें इस बात के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके रवैये में कोई सुधार नहीं पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बात मौसम की करते हैं। असम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। असम के करीब 282 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में 23 और 24 अगस्त को बारिश में तेजी की चेतावनी भी दी है। पानी में पूरी तरह डूबा ये गांव असम के चिरांग जिले का है। बाढ़ का पानी गांव के बीचों बीच तेजी से बह रहा है। ग्रामीण सुरक्षित जगह की तलाश में अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके वो हर दिन बढ़ती मुसीबत के साथ जिंदगी के जद्दोजहद में जुटे हैं। चिरांग की तरह ही असम के धेमाजी, कोकराझार, लखीमपुर, बंगाई गांव, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के सैकड़ों गांव में भी यही कहानी है। इन जिलों में बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें दिन रात लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी हैं। धेमाजी में कई जगह बांधों के टूटने से सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी मिट्टी धंसने से गुवाहाटी, शिलोंग, सिलचर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। हजारों वाहन इस मार्ग पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर की लाइफलाइन माने जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 29 भी पूरी तरह बंद है। उत्तर पूर्व के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कई नदियां उफान पर हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना किनारे बसी निचली बस्तियों को यहां से हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मानसून के मौसम में प्याज के आसमान छूते दामों ने एक बार फिर आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए। कमोबेश दूसरे राज्यों में भी प्याज ऊंचे दाम पर बिक रही है। देश में एक बार फिर प्याज की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। प्याज के बढ़ते दाम से घरेलू बजट बिगड़ने लगा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की सब्जी मंडियों की हैं, जहां प्याज की आवक इन दिनों कम हो गई है। जानकारों के मुताबिक बारिश की वजह से आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसके चलते प्याज के खुदरा दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। I've gone through the whole mandi. It's the same price, 280 per 5 kilos. प्याज है इनके पास, कहीं छुपा कर रखा हुआ है। देयर वेटिंग कि प्राइस और चले ऊपर तब बेचेंगे। घर के बजट पे तो क्या फ़र्क आया है, प्याज ही लेने बंद कर दिया हमने तो। इतने महंगे प्याज हैं, इससे सस्ते तो फ्रूट ही हैं। पिछले 1.5 महीनों में प्याज के दाम में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। आज़ादपुर मंडी में फिलहाल प्याज का थोक दाम 48 से 50 रुपए के आसपास है। बीते 2 साल में अगस्त के महीने में ये सबसे ऊंचे स्तर पर है। कारण तो भाई साहब समझ में नहीं आ रही है। मंडी में देखो गाड़ियों की ज़रूरत तो होती है, 20 गाड़ियों की, और आज 4-5 गाड़ी हैं, तो उसकी वजह से बहुत माल महंगे बिक रहे हैं। 50-55 रुपए किलो तो कांटे पे प्याजें बिक रही हैं। प्याज के बढ़ते दामों ने केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लिहाजा प्याज की बढ़ती खुदरा कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने एमएमटीसी को 10,000 टन प्याज आयात करने को कहा है। हालांकि दिल्ली सरकार 280 जगहों पर सस्ते दामों में प्याज बेच रही है, लेकिन लंबे कतारों की वजह से वहां भी अफरा तफरी का माहौल है। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। भारतीय रेल की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए गठित विवेक देबरॉय समिति की सिफारिशों को रेल मंत्रालय लागू करने पर विचार कर रहा है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सुझाव को लागू करने के लिए बड़े परिवर्तन करने होंगे, इसलिए इसकी समय सीमा निर्धारित करना अभी मुश्किल है। रेलवे में बड़े बदलावों की सिफारिश करने वाली विवेक देबराय समिति की रिपोर्ट में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में रेलवे की कार्यप्रणाली और संरचना में बदलाव की बात कही गई है। देखिए, उसका अध्ययन हमने रेल मंत्रालय गंभीरता से कर रहा है। कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं उसमें जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और साधनों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रमानुसार इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट की होती है। विवेक देबराय समिति ने मुख्य तौर पर
मानव संसाधन में बदलाव की सिफारिश की है, जिससे रेलवे बोर्ड कॉरपोरेट बोर्ड की तरह काम कर सके। इसके अलावा इसमें स्वतंत्रता नियामक की स्थापना और रेल बजट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए भी कहा गया है। समिति ने इस साल जून में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद से ही रेलवे यूनियन ने इसका विरोध कर रही है। पहली बात तो हमको ये लगता है कि देवराय कमेटी की रिपोर्ट जो है वो रेलवे में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, और वो इसलिए कि ऐसी सिफारिशें पहले बहुत सारी कमेटी दी हैं जिनको कि इस कमेटी ने एक तरीके से कट एंड पेस्ट किया है। मंत्रालय का कहना है कि रेलवे में ढांचागत सुधार के लिए अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई गई है, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े बदलाव करना जरूरी है। रेलवे में सुधार के लिए पहले भी कई समितियों की रिपोर्ट आई हैं। निजीकरण पर पहले से ही विरोध झेल रही सरकार के लिए रेलवे में देबराय समिति के सुझावों को लागू करवा पाना बड़ी चुनौती होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों के शिखर सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों की राष्ट्रपति भवन में अगवानी की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन 21 अगस्त को जयपुर में शुरू होगा। इसमें भारत के अलावा 14 प्रशांत द्वीप समूह शामिल हैं। ये तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं, जहां भारत प्रशांत समूह देशों की अगवानी की खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सभी इस मौके पर वहां मौजूद थे। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत प्रशांत द्वीप समूह के देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन कल यानी 21 अगस्त से जयपुर में शुरू होगा। इसमें भारत के अलावा 14 प्रशांत द्वीप समूह देश शामिल हो रहे हैं। नए संचार उपग्रह GSAT-6 को 27 अगस्त को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे श्रीहरिकोटा से GSLV D6 से छोड़ा जाएगा। ये उपग्रह रणनीतिक जरूरतों के लिए होगा। GSAT-6 से बहुत छोटे से उपकरण से भी संचार मुमकिन हो सकेगा। 2.5 टन के इस उपग्रह पर 250 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। इससे देश की संचार प्रणाली में कई बदलाव आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की याद में ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेखक यसर अब्बासी ने कल अपनी किताब द सिनलेस विक्टिम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को भेंट की। उपराष्ट्रपति भवन में लेखक यसर अब्बासी के साथ आए हुए लोगों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति भवन में लेखक गर्मजोशी से उपराष्ट्रपति ने लेखक का स्वागत किया। क्रिकेट की एक अहम खबर, भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच श्रीलंका के लिए इसलिए अहम है क्योंकि महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का ये आखिरी मैच है। मैच से पहले बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने संगकारा को सम्मानित किया। 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 11 नए भुगतान बैंकों को आरबीआई की मंजूरी, डाक विभाग भी खोलेगा अपना बैंक। एटीएम कार्ड करेंगे जारी, पर कर्ज पर पाबंदी। 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने की सिफारिश। सलाहकार समिति की बैठक में 19 राज्य सहमत, 10वीं बोर्ड को अनिवार्य करने की मांग। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 7 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, एससी और एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति होगी रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर फैसला।
भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट आज से कोलंबो में होगा। टीम इंडिया पर जीत का दबाव, कुमार संगकारा का आखिरी मैच।